हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलांजन मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो कॉपीज निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग विद रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम्स। तो देख, रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम मतलब जब बारिश गिरता है तो हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो वही, अगर बारिश में हम लोग मूव कर रहे होंगे तो अम्ब्रेला को किस एंगल में पकड़ेंगे ताकि हम लोग ना भीगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम्स। तो देख, अगर जो रेन गिरता है वो बहुत ऊपर से गिर रहा होता है, तो जो क्लाउड से गिर रहा होता है, तो मैं मान लेता हूं कि उसका जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि जो हाइट h है वो मान ले कि 2 किलोमीटर है। बहुत कम मैंने माना है, कितना माना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऊपर हमारा क्लाउड है, वहां से हमारा रेन गिर रहा है। तो अगर हाइट 2 किलोमीटर है तो हाइट को मैंने मान लिया 2000 मीटर। अब ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल में 9.8 होता है, तो इसको 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है। तो देख, u दे रखा है, a दे रखा है, s, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। s दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड पे गिरने वाला है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है वो निकालना है। तो देख, u है, s दे रखा है, v निकालना है। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से v स्क्वायर, u स्क्वायर तो 0 है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू s का वैल्यू 2000। तो v बराबर रूट अंडर, ये कितना आ गया? 40000। तो क्या आ गया रूट अंडर दिस? तो v विल बी इक्वल्स टू यहां से 200 मीटर पर सेकंड। तो देख, अगर रेन इतने ऊपर से गिरेगा, बस 2 किलोमीटर ही माना है, हाइट और भी ज्यादा होता है, तो ये कितना आ रहा है? 200 मीटर पर सेकंड। तो 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ये कम वेलोसिटी है ज्यादा वेलोसिटी? 1 सेकंड में 200 मीटर। तो ये रेन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है अगर मैं एक्सीलरेशंस वगैरह मानूं तो। अगर इतने वेलोसिटी से रेन गिरेगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू स्ट्राइकिंग लाइक अ बुलेट। बुलेट की तरह स्ट्राइक कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। बट एक्चुअल में क्या रेन हमारा इतना ज्यादा वेलोसिटी से गिरता है? तो एक्चुअल में रेन हमारा इतना ज्यादा वेलोसिटी से नहीं गिरता, रेन की वेलोसिटी कम होती है। तो कैसे कम होती है वो देख। तो रेन जब नीचे गिर रहा होता है ना, तो इनिशियली मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी हो गया अभी। अब जैसे जैसे रेन की वेलोसिटी बढ़ती है वैसे ही उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, ऊपर की तरफ F। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होता है? mg, ग्रेविटी लग रहा होता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा होता है। और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जो है F, या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इट इज प्रोवाइडेड बाय द एयर। तो एयर रेन को नीचे जाने से रोकेगा, तो एक एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स लगेगा उस पे ऊपर की तरफ, तो वो फोर्स है हमारा F। और वो जो F फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा रेन की वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, उतना ज्यादा उस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है तो द ग्रेविटेशनल जो फोर्स है mg, वो तो कांस्टेंट है, बट जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। और जिस मोमेंट पे रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg, दोनों बराबर हो गया, नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बराबर हो गया, इस पॉइंट पे मान लो कि ये जो v वेलोसिटी है, इसी v वेलोसिटी पे mg और तेरा f बराबर हो गया। तो अगर बराबर हो गया, अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये जो हमारा रेन का ड्रॉप है वो कांस्टेंट v वेलोसिटी से गिरेगा, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन 0 है। तो एक्चुअल में यहां पे हमने रेजिस्टिव फोर्स को अकाउंट में नहीं लिया है, बट एयर रेजिस्टेंस का एक फोर्स होता है जिसके कारण रेन का वेलोसिटी कंटीन्यूअसली नहीं बढ़ता है।
एक सर्टेन वेलोसिटी तक बढ़ता है, उसके बाद उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिरने लगता है, और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिरता है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो रेन जब गिर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है, उस पर एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसी टर्मिनल वेलोसिटी से तो जैसे ही रेन गिरेगा तो हम लोग बोलेंगे कि रेन की वेलोसिटी है मान ले 10 मीटर पर सेकंड। तो रेन का वेलोसिटी जैसे जैसे रेन नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड या 15 या 30 जो भी दे रखा है तुम्हें, उसको तुम्हें कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड ही लेना है, उसमें कोई भी एक्सीलरेशन हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? रब कर दूं? तो रेन का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, रेन की वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कि यहाँ पे पर्सन, उसने अम्ब्रेला पकड़ के रखा है और रेन ऊपर से ऐसे वर्टिकली गिर रहा है। तो मैं दो केसेस बताऊंगा। देख, फर्स्ट केस तो ऐसे रेन जो है वर्टिकली गिर रहा है, तो रेन ऊपर से वर्टिकली गिर रहा है और रेन की वेलोसिटी दे रखा है तुझे v, और ये पर्सन अभी रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो उसने अम्ब्रेला को ऐसे रखा है, रेन ऊपर से गिर रहा है तो वो भीगने से बच गया। बट अगर हमारा पर्सन आगे की तरफ मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, मान लो vm, तो इस मैन की वेलोसिटी क्या है? vm वेलोसिटी से वो आगे मूव करने लगा। तो जैसे vm वेलोसिटी से आगे मूव करेगा ना, अब उसके भीगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तूने ये इमेजिन भी किया होगा, फील भी किया होगा। मान लो कि तुम ऐसे ही खड़े हो, हाँ, और तुमने अम्ब्रेला को स्ट्रेट वर्टिकली रखा है, रेन ऊपर से गिर रहा है। बट अगर तुम दौड़ने लगो, तो अगर हम लोग आगे दौड़ने लगते हैं, या फिर सोच के देख कि तू बाइक से आगे की तरफ जा रहा है, तो बाइक से आगे की तरफ जा रहा है तो अम्ब्रेला को स्ट्रेट रखेगा तो भीग जाएगा। तो अम्ब्रेला को किधर टिल्ट करेंगे? अगर बाइक से आगे की तरफ जा रहे हैं तो अम्ब्रेला को आगे की तरफ टिल्ट करेंगे। ये तो करते हैं हम, अम्ब्रेला को आगे की तरफ टिल्ट करते हैं ताकि हम लोग ना भीगे। तो ये जो आगे टिल्ट करते हैं इसके पीछे का फिजिक्स हमें पढ़ना है। तो यहां पे देख, अगर ये पर्सन आगे की तरफ vm से जाने लगा तो यहां इमेजिन करो रिलेटिव वेलोसिटी, तो ऊपर से रेन की वेलोसिटी vr, पर्सन की वेलोसिटी, पर्सन जो है वो तो vm से जा रहा है आगे की तरफ। अब सोच के देख, ये रेन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह पे, वो पूरे जगह पे vr वेलोसिटी से गिर। अब पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी देखेंगे। तो पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की अगर वेलोसिटी देखनी है तो पर्सन को लेके आना है रेस्ट पर, तो पर्सन पे पीछे लगा दो vm, पर्सन आ गया रेस्ट पर। तो जो भी कंपोनेंट तुमने इस पर्सन पे लगाया वही कंपोनेंट तुम्हें रेन पर भी लगाना है। तो अब जो भी वेलोसिटी रेन का होगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी देख, vr तो पहले से था, vm और लग गया, तो पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन कुछ ऐसे गिर रहा होगा, इस डायरेक्शन में गिर रहा होगा। तो अब पर्सन जैसे मूव कर रहा है तो रेन उसके लिए ऐसे टेढ़ा गिर रहा, ये इमेजिन कर पा रहे हो अच्छे से। और ये मान लो कि ये वेलोसिटी v है, तो ये जो v होगा ना, v दैट विल बी vr प्लस vm, vr और vm का रिजल्टेंट होगा। इस केस में vr और vm के बीच में एंगल 90 है, तो v विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। ये वेलोसिटी पर्सन को रेन का दिखेगा, लगेगा कि रेन ऐसे गिर रहा है इसके तरफ। और ये एंगल अगर तूने थीटा ले लिया है, ये एंगल अगर तूने थीटा ले लिया है तो सोच के देख, पर्सन को भी अम्ब्रेला को ऐसे रखना है क्योंकि रेन ऐसे गिर रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है और डेड एंगल है। यहां से इस वाले ट्राइंगल से देखो, ये vm ये vr, तो इस वाले ट्राइंगल से अच्छे से देख, tan थीटा विल बी vm by vr, ये आ जाएगा। तो अगर तुझसे पूछे कि बताओ अम्ब्रेला को कितना एंगल से टिल्ट करना होगा, तो दिस विल बी द एंगल थीटा, एंड थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स vm by vr। ये तो एक केस हो गया, ये एक
उसमें से केस है, फर्स्ट केस है वर्टिकली। अब ये समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट सेकंड केस। अब होता क्या है कि रेन हमेशा ही, मान ले कि तू यहां पे खड़ा है और रेन हमेशा ही वर्टिकली गिरे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि विंड भी ब्लो कर रहा हो जिसकी वजह से तुझे वर्टिकल है तभी रेन ऐसे गिर रहा है, या फिर तभी रेन इस डायरेक्शन में गिर रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में भी गिर सकता है, हमेशा रेन वर्टिकली गिरे ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि रेन एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पे गिरे, ये भी पॉसिबल है भी। तब अगर एंगल थीटा पे गिरेगा तो रेन इनिशियली ऐसे गिर रहा है, मान लो कि कुछ एंगल थीटा पे गिर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है वी आर, ठीक है। यहां पे पर्सन है, तो अगर पर्सन नॉर्मली मूव नहीं कर रहा है तो वो अपने अम्ब्रेला को कुछ ऐसे एंगल थीटा पे टिल्ट करेगा ताकि वो ना भीगे। रेन देख एकदम वर्टिकली गिरेगा इस पे, तब वो नहीं भीगेगा। बट अगर हमारा पर्सन, यही पर्सन अगर मूव करने लगा विद सम वेलोसिटी वी, तब हम लोग अम्ब्रेला को कैसे रखेंगे? तो इसको करने के लिए तुझे क्या करना है, जो यहां पे प्रोसेस किया है वही करना है वहां पर भी। ये Vm और रेन गिर रहा है एट एन एंगल ऐसे थीटा पे, देखिए Vr। अब क्या करेंगे, ये Vm है, अब इसको इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, पर्सन के रेस्पेक्ट में। पर्सन के रेस्पेक्ट में देखने के लिए पर्सन को लेके आना है रेस्ट पे, तो पीछे लगा दिया Vm, तो यही कंपोनेंट रेन पर भी लगा दिया Vm। अब देखो कि पर्सन के रेस्पेक्ट में मान ले ये Vr और Vm मिलके इधर बना रहा है V, और ये एंगल अल्फा। Vr और Vm मिलके तो बनाएगा V, वो V है क्या, V वेक्टर इक्वल्स टू Vr वेक्टर प्लस Vm वेक्टर। यहां पर भी जो फॉर्मूला है यहां पर भी वही फॉर्मूला है, बट यहां पे Vm और Vr के बीच में एंगल 90 था, बट यहां पे Vm और Vr के बीच में कुछ अलग ही एंगल है। देख ये पूरा एंगल है, ये पूरा ये अलग ही एंगल है, ये एंगल एक्चुअल में है 90 प्लस थीटा। समझ में आया? तो हमें Vm और Vr को ऐड करना है, वो देगा हमें V, और ऐड करने पर जो V आएगा और फिर उसका एंगल ये आ जाएगा अल्फा। वेक्टोरियली सॉल्व कर लेंगे, अल्फा आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा, तो इसको अपने अम्ब्रेला को कैसे रखना होगा, एट एन एंगल ऐसे अल्फा पे रखना होगा ताकि वो ना भीगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग देखेंगे इसी चीज को कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे, रेन अगर एक एंगल पे गिर रहा है, ये पर्सन भी जा रहा है, तो कैसे हमें अम्ब्रेला को रखना है। बेसिक फंडा यही है, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन को देखेंगे, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन को देखने के लिए जो कंपोनेंट पर्सन पे लगा रहे हैं वही कंपोनेंट रेन पे लगाएंगे, तो रेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो उसकी एक्चुअल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लस जो हमने कंपोनेंट उस पे लगाया है, दोनों का वेक्टर समेशन। क्लियर है? अब यहां पे एक और चीज को नोट कर कि पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी है, इस केस में क्या है, रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा v है इस केस में, देख v इज ग्रेटर देन वी आर, मतलब जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है उससे हमें ज्यादा लगेगा, कि रेन की वेलोसिटी इस पर्सन को ज्यादा लगेगा, जो एक्चुअल है उससे ज्यादा लगेगा, और ये लगता भी है। तूने ये फील भी किया होगा, अगर तुम कभी बाइक पे चढ़े हो और बारिश के टाइम में अगर बाइक से जा रहे होते तो हमें रेन बहुत तेजी से लगता है, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी v बढ़ जाती है। तो यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उसको भी अच्छे से लिख ले। चलो देखो, यहां पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, अ पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट एंगल, फुल स्टॉप, at what angle with the vertical should the person tilt his umbrella so that he does not get wet? चलो एक बार पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर ले, फिर सॉल्यूशन देखो। पॉज करो, सॉल्व करो, कर लिया? चलो देखते हैं। तो ये रेन कितने वेलोसिटी से गिर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, और जो पर्सन है वो कितने से मूव कर रहा है, 10√3 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। तो 10√3 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन को देखेंगे। तो पर्सन को रेस्ट पे लेके आएंगे, 10√3 मीटर पर सेकंड अप्लाई कर दिया पीछे। वही वेलोसिटी रेन पर भी अप्लाई करेंगे 10√3 मीटर पर सेकंड। तो नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर तुझसे पूछता व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, तो वो क्या होता है 10 और 10√3 का रिजल्टेंट। तो उस केस में v आ जाता रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देख 10 स्क्वायर प्लस 10√3, तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 100, तो रूट अंडर 400, तो 20 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी रेन कितने से गिरता है 10 मीटर पर सेकंड, बट पर्सन को क्या लगेगा रेन उसके तरफ कितने से आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे आ रहा है। तो उसको अपने अम्ब्रेला को भी कितना एंगल पे टिल्ट करना है, थीटा पे। और देख यहां पे टिल्ट विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना एंगल पे टिल्ट करना है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे उसको अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा। तो ये थीटा निकालना है। तो ये थीटा सेम है। तो यहां पे देख ये हमारा v जो कि 20 है, ये 10 है और ये 10√3 है। तो ये एंगल थीटा। तो यहां पे इस वाले ट्रायंगल से बताओ tan थीटा। तो tan थीटा विल बी 10√3 by 10 which is equals to √3। तो tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर ध्यान से देख थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो उसको अपने अम्ब्रेला को कितना एंगल पे टिल्ट करना है 60 डिग्री एंगल पे टिल्ट करना है। और ये भी लिख लेना कि पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड, बट दो रेन की वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड ही है। नोट करो इसको। चल देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन है। क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20√2 मीटर पर सेकंड एंड द वेलोसिटी ऑफ मैन इज 30 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर। At what angle with vertical a person should tilt his umbrella and in which direction so that he does not get wet। तो अब ये डायरेक्शन क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। वर्टिकल से टिल्ट करना है ना, इधर भी टिल्ट कर सकता है, इधर भी टिल्ट कर सकता है। तो तुझे बताना है ऐसे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज किधर वो टिल्ट कर रहा है। चलो पॉज करके ट्राई कर लो अच्छे से। कर लिया, चल सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो अगर कोई एंगल पे दे रखा है ना रेन का, तो क्या करना है ध्यान से देख। ये रेन की वेलोसिटी है 20√2 मीटर पर सेकंड और ये एंगल दे रखा है तुम्हें 45 डिग्री। तो पहले इस रेन की जो वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट पे डिवाइड कर लो हमेशा। अगर एक एंगल पे है क्या करना है, पहला स्टेप हमेशा रेन की जो भी वेलोसिटी है उसको हमेशा कंपोनेंट पे डिवाइड कर लो। कुछ मत सोचो, कंपोनेंट पे डिवाइड कर लो। तो कंपोनेंट पे डिवाइड कर लेगा तो नीचे की तरफ 20√2 cos 45 which is 20 and 20√2 sin 45 which is 20। तो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो अब जो काम 20√2 अकेले कर रहा था वही काम कौन करेगा, उसके दोनों कंपोनेंट्स करेंगे। कौन कौन से 20 और 20 मिलके करेगा 20√2 का काम। क्लियर। तो ये 20 और 20 काम कर रहा है। अब इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये पर्सन जा रहा था 30 से, इसको रेस्ट पे लेके आओ तो पीछे लगाओ 30, तो इसको पीछे लगा 30, तो इसको भी पीछे लगा दिया 30। अब इसको तो भूल जाओ, ये साइलेंट हो गया, ये वाला ही नहीं 20√2। अब पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी ध्यान से देखना बहुत अच्छे से 20 ये तो है ही 20√2 तो था, उसके जगह पे मैंने 20 लिख दिया और पीछे की तरफ 30। इन तीनों को ऐड करेंगे तो पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी आएगी। मैंने पहले बताया था पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं 20√2 के साथ 30 को जोड़ेंगे, यही तो करते हैं v = vr + vm। तो 20√2 के साथ 30 को जोड़ेंगे। अभी 20√2 का काम कौन कौन कर रहा है 20 और 20 कर रहा है। तो अब अगर निकालना है तो क्या करेंगे 20 और 30 इन तीनों को जोड़ेंगे। तो इन तीनों को जब जोड़ेगा ना 20 और 30, तो 20 और 30 इधर 10 आ जाएगा, नीचे की तरफ 20 आ जाएगा, नेट इधर आ जाएगा v। कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। तो देख ये v, ये 20, ये 10, ये एंगल थीटा। तो उसको अपने अम्ब्रेला को कैसे टिल्ट करना है, इस डायरेक्शन में, ऐसे थीटा, ऐसे ही टिल्ट करना है। तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज इसको टिल्ट करना है एट एन एंगल थीटा।
अब ये थीटा भी तो निकाल सकता है, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 10/20 विच इज इक्वल्स टू हाफ। तो थीटा बराबर tan इनवर्स हाफ डायरेक्शन क्लॉकवाइज, या फिर तू बोल सकता है जिधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो टिल्ट करेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अच्छा यहां पे अगर तुझसे पूछता है ये v कितना है, तो v कितना हो जाता है √20² प्लस 10², तो ये हो जाएगा √20² प्लस 10², तो आ जाएगा देख 10√5 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी पर्सन को रेन का दिखेगा और इस डायरेक्शन रेन इधर गिर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज देख, ये तो आंसर आ गया है, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पर्सन रुका हुआ है, अगर पर्सन रुका हुआ होता तो क्या वो अम्ब्रेला को ऐसे टिल्ट करता है ना, ऐसे टिल्ट करता ना भीगने से बचने के लिए। अब जब पर्सन मूव कर रहा है ना 30 मीटर पर सेकंड में, तो वो अम्ब्रेला को देख सामने की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो ऐसा कोई परसेप्शन मत बना लेना कि भाई रेन सामने गिर रहा है तो उसको पीछे टिल्ट करना है, रेन सामने से आ रहा है तो उसको सामने टिल्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है पर्सन की वेलोसिटी पे भी। तो रेन अगर पीछे से भी आ रहा है तो उसको सामने टिल्ट करना पड़ सकता है टू गेट सेव फ्रॉम गेटिंग ड्रेंच्ड। इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन कर। चल देख, यहाँ पे कौन क्वेश्चन है, क्या बोला है, द रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर। अ पर्सन कीप्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल, उसको अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल ही रखना है। व्हाट शुड बी हिज वेलोसिटी, व्हाट शुड बी हिज वेलोसिटी एंड इन व्हिच डायरेक्शन सो दैट ही डज नॉट गेट वेट। चलो पॉज करके अच्छे से सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? चलो देखते हैं। तो पर्सन को भीगने से बचना है, तो पर्सन को भीगने से बचना है, इधर डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो इसको बनाते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दे पहले। तो इधर की तरफ 15 cos 30, 15 cos 30 होता है 15 into √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी 15 √3/2 नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ 15 sin 30। तो sin 30 होता है हाफ, तो 15/2 मीटर पर सेकंड। अब बता, पर्सन का जो भी वेलोसिटी होगा ना, पर्सन अगर आगे की तरफ जाएगा तो रेन पे पीछे लगाएंगे, पर्सन अगर पीछे की तरफ जाएगा तो रेन पे आगे लगाएंगे। ये तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो ये जिधर भी जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है। ऑपोजिट में लगाएंगे तो इस पर भी ऑपोजिट में लगाएंगे, ठीक है, वो तो हमें पता है। फिर हमने सोचा कि पर्सन को कैसे रखना है, अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना है। अच्छा, तो अगर पर्सन अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल रखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन कैसे गिरना चाहिए, वर्टिकली ही गिरना चाहिए। वो अगर अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल रखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिरेगा, तभी तो वो भीगने से बचेगा। हाँ, मतलब हमें समझ में आया कि पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकली गिरना चाहिए। मतलब रेन का पर्सन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो रेन वर्टिकल होगा। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर पर्सन इधर की तरफ जाएगा v से, तो पीछे लगाएंगे, इस पर भी पीछे लगाएंगे, तो 15/2 प्लस v हो जाएगा पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पर्सन अगर इधर v से जा रहा है तो पीछे v लगाएंगे, तो रेन पर भी पीछे लगाएंगे, तो पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15/2 प्लस v पीछे की तरफ होगा। क्या वो 0 होना पॉसिबल है? नहीं है, तो पर्सन आगे की तरफ नहीं जाएगा, पर्सन जाएगा पीछे की तरफ। पर्सन अगर पीछे v वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन क्या है, पीछे की तरफ v है। अब पर्सन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस पे आगे लगाएंगे v, रेन पर भी आगे लगाएंगे v। तो अब बता, पर्सन के रिस्पेक्ट में पर्सन का तो वेलोसिटी 0 कर दिया, पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v माइनस, देख v माइनस 15/2 है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया
तो पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन का हॉरिजॉन्टली कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन लगेगा कि वर्टिकली ही गिर रहा है, उसने अम्ब्रेला को भी वर्टिकल रखा है, भीगने से बच गया। तो यहां से v कितना आ रहा है देख 15/2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पर्सन किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में देख लो, पर्सन पीछे की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी 15/2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये लिख लेना। अगर मान ली तो दे रखा है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, उधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर है? अच्छे से समझ के नोट डाउन कर। सॉल्यूशन बहुत छोटा है बट फील करने वाली बात है कि अगर तुझे समझ में आ गया तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। नोट करो। चल देख, यहां पे एक और क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन एन इंक्लाइन एंड रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर। He decides to keep the umbrella vertical. What should be its velocity along the incline so that it does not get wet? तो तुझे पहले डिसाइड करना है कि इंक्लाइन में किस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि वो ना भीगे। देखो ऐसे ही रखना है उसको अम्ब्रेला। पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? देखें, चल अब देखते हैं पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन को मान लेते हैं पर्सन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। पर्सन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा तो ही उसको वर्टिकल रख पाएगा। अगर पीछे की तरफ जाएगा ना तो वर्टिकली नहीं रख पाएगा, वो भी देख लेंगे। तो देख, ये पर्सन जो है इस तरफ जा रहा है एट एन एंगल v और रेन कुछ ऐसे गिर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो पहले कंपोनेंट कर लो उसका 20 cos 30 and 20 sin 30। तो 20 sin 30 will be 10, 20 cos 30 will be 10√3। ठीक है, ये वेलोसिटीज आ गया। अब अगर पर्सन v वेलोसिटी से इस एंगल पे जा रहा है तो उसको पीछे लगाएंगे v और इस रेन पर भी ऐसे ही लगाएंगे v पीछे की तरफ। जो भी पर्सन पे लगा रहे हैं वही इस पर भी, रेन पर भी लगाएंगे। तो ये कुछ अलग एंगल होगा एक्चुअली। ये 30 है तो ये 30 तो नहीं होगा, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे एंगल पे v लगाएंगे इस पर। अब देख, ये एंगल कितना दे रखा है 37 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री। ये 37 तो ये भी 37। तो अब पर्सन नीचे की तरफ जा रहा है v से, उसको रेस्ट पे लाने के लिए ऊपर लगाया v, अलोंग द इंक्लाइन लगाया क्योंकि पर्सन v इधर जा रहा है तो इसको रेस्ट पे ऊपर लगाएंगे। अब v इधर आ गया तो अब पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी से 20 को मैंने कंपाउंड में ब्रेक कर दिया, अब उसका कोई काम नहीं है। तो 20 का काम इधर 10 और इधर 10√3 मिलके कर लेगा और इधर v है 37। तो इस v को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। ये वाला v cos 37, दिस विल बी v cos 37 और ऊपर की तरफ v sin 37। ठीक है, दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर लिया, v cos 37 एंड v sin 37। अब यहां पे देख, अगर पर्सन को अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना है तो उसके लिए रेन की वेलोसिटी वर्टिकली गिरना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। मतलब v cos 37 अगर 10 के बराबर हो गया तो जो हमारा पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी होगी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा जिसके लिए वो अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल रखेगा। cos 37 का वैल्यू होता है 4/5 बराबर 10। तो यहां से हमारे पास v will be equals to 50/4 और दिस विल कम आउट टू बी 12.5 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको 25/2 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ, ताकि वो ना भीगे। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी v का होगा तो उसका जो भी कंपोनेंट v cos 37 है वो 10 को कैंसिल आउट कर देगा, जो v sin 37 बचा और जो 10√3 बचा इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकली ही बचेगा और उसने अम्ब्रेला को भी वर्टिकल रखा है। समझो, नोट करो। अच्छा, तो अब देख, हमने देख लिया रेन ड्रॉप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो हेडिंग लिखो, रिवर
बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में हम लोग बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग अक्रॉस द रिवर जाएंगे। अब एक होता है अलोंग द रिवर, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, वो वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं जो तुमने पहले कर चुके हो। उसमें क्या होता है कि अगर डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो रिवर के वेलोसिटी के साथ, सॉरी बोट के वेलोसिटी के साथ रिवर का वेलोसिटी ऐड हो जाता है, और अपस्ट्रीम में बोट के वेलोसिटी माइनस रिवर का वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे अक्रॉस द रिवर, मान लो कि ये हमारा रिवर है और इसका विड्थ दे रखा है d, d इज द विड्थ ऑफ द रिवर, तो d इज विड्थ ऑफ द रिवर। अब ये रिवर ऐसे मैंने ड्रॉ किया है वर्टिकल, बट रिवर ऐसा नहीं कि रिवर वर्टिकल है, नहीं, इस रिवर को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो हमें रिवर ऐसे वर्टिकल दिख रहा है और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी vr। vr इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। अब यहां पे हमें इस पॉइंट से मतलब अक्रॉस द रिवर जाना है, ए से मान ले कि बी तक जाना है, मतलब पार करना है। हो सकता है बी पे ना पहुंच के हम लोग कहीं और पहुंच गए, सी पे पहुंच गए, पॉसिबल हो सकता है कि बी पे जाना चाहते थे, पहुंच गए हम लोग सी पर, दैट इज आल्सो पॉसिबल। बट हमें बेसिकली इस रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस या तो फिर हम लोग बोट से कर सकते हैं या तो फिर हम लोग स्विम करके कर सकते हैं। तो अगर बोट से करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द बोट आएगा, और अगर स्विम करके करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर आएगा। तो दोनों केस सिमिलर ही है, सिर्फ बोट का वेलोसिटी एक में स्विमर का वेलोसिटी। तो क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछ सकता है, अ स्विमर ट्राइज टू क्रॉस द रिवर या फिर अ बोट ट्राइज टू क्रॉस द रिवर। तो हम लोग एग्जांपल बोट के रिस्पेक्ट में लेते हैं। देख vb मान लिया कि बोट की वेलोसिटी है, तो vb इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब अगर रिवर मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द बोट vp है, ठीक है। अब सोच के देख, ये बोट ऐसे है और ऐसे जाना चाहता है, बट रिवर उसको पुश करेगा आगे की तरफ। तो बोट ऐसे जाना चाहता है, रिवर उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, पुश करते करते बोट ऐसे जाते जाते पहुंच गया सी वाले पॉइंट पे। तो बोट जाना चाहता था ऐसे, बट गया ऐसे क्यों गया? ऐसे गया वो रिवर की वेलोसिटी के कारण उसमें ड्रिफ्ट आ गया। तो ये जो ड्रिफ्ट आया वो आया x, b पर पहुंचना चाह रहा था, c पे पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट इज x, अपने जगह से x ड्रिफ्ट हो गया। ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया? रिवर की वजह से। यहां से लेके यहां तक किसकी वजह से गया? बोट की वेलोसिटी की वजह से। तो अब अगर तू देखेगा यहां पर अगर कोई पर्सन है और ये वाला जो पर्सन है वो बोट की वेलोसिटी को देख रहा है, चेक कर रहा है कि बोट की वेलोसिटी कितनी है, तो बोट की वेलोसिटी उसको v दिखेगा इस केस में। तो ये v, इधर vr, इधर vb। vb वो बोट की वेलोसिटी है जो विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर है, बट रिवर भी फ्लो कर रहा है, तो रिवर के वजह से एक और वेलोसिटी बोट पे ऐड हो जाएगा, रिवर की वेलोसिटी। तो vb तो था ही, vr और ऐड हो गया, तो नेट वेलोसिटी बोट का v हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, इसीलिए हमारा बोट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। और इस v को, इस केस में देख vb और vr के बीच में एंगल 90 है, इस केस में तू v को लिख सकता है vr प्लस vb, वेक्टोरियल एडिशन। तो vr प्लस vb कितना हो जाएगा? इस केस में v विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर vr स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। हर एक केस में ये होगा, ये जरूरी नहीं है, बट ये तो होगा ही होगा। वेलोसिटी ऑफ द बोट with respect to the person on the shore will be velocity of the boat in still water plus velocity of the river। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा वेलोसिटी है, इधर पहुंच गया। अब सोच के देख, अगर हमारा रिवर फ्लो नहीं करता तो क्या ये ड्रिफ्ट आता? वो ड्रिफ्ट नहीं आता, बोट डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक पहुंचता। तो ये जो x है, x के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? x के लिए रिस्पॉन्सिबल इज vr। x जो ड्रिफ्ट आया है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? vr रिस्पॉन्सिबल है, रिवर की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। और सोच के देख, अगर बोट की वेलोसिटी नहीं होती तो बोट को हमने छोड़ दिया तो वो रिवर के साथ ही बहने लगता। क्या वो ये वाला जो d डिस्टेंस है उसको ट्रैवल कर पाता? नहीं ट्रैवल कर पाता। तो ये जो d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
responsible is VB। तो अगर VB नहीं होता तो D डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता, अगर VR नहीं होता तो X डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता। अब हम लोग इन दोनों मोशंस को अलग अलग कर लेंगे, ये X और ये VB, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक तो हमारा होगा इस केस में वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो देख वर्टिकल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, D डिस्टेंस ट्रैवल किया। रिस्पांसिबल कौन है, VB रिस्पांसिबल है। तो जो हमारा टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक जाने में, देख इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो VB है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल D है, तो टाइम विल बी D by VB। ये हमारा टाइम आ गया, इतना टाइम लगेगा उसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में। तो अगर मुझसे टाइम पूछे तो टाइम विल बी D by V परपेंडिकुलर, इसको याद रखना है, D by V परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। इस केस में वो VB है, हर एक केस में VB हो ये जरूरी नहीं है। तो बोट का एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन तो V है, इस V का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इस केस में VB है, दूसरे केस में अलग भी हो सकता है, पर जो भी होगा उसी को मानेंगे V परपेंडिकुलर। और जो हमारा टाइम लगेगा दैट विल बी D by V परपेंडिकुलर। क्लियर है एकदम? तो देख जितना टाइम उसको यहां से लेके यहां तक जाने में लगा, क्या उतने ही टाइम में वो ड्रिफ्ट भी हुआ है x कितने वेलोसिटी से, vr से। तो तू लिख सकता है x will be equals to distance traveled will be velocity into time और x will be equals to v parallel into time which is d by v perpendicular। इसको याद रखना, this is also very important। हर केस में v पैरेलल vb के बराबर होगा ये जरूरी, vb नहीं vr, सॉरी vr। हर केस में v पैरेलल vr के बराबर होगा ये जरूरी नहीं है, बट जो भी vr होगा पैरेलल होगा दैट इनटू टाइम। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर, वो किसका पैरेलल और परपेंडिकुलर, वो ये जो हमारा नेट वेलोसिटी आया था ना, vr और vb को जोड़ने के बाद जो नेट वेलोसिटी आया था उसी का एक कंपोनेंट है v पैरेलल और दूसरा कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर। ठीक है एकदम? तो अगर तुझसे पूछे बताओ नेट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो नेट डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ये AC, जो AC हमारा y है। और अगर AC को देखेगा तो AC के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v है। तो नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज AC, वेलोसिटी है v, तो यहां पे तुम t को लिख सकते हो y बाय जो हमारा v है, ये भी हमारा t के ही बराबर होगा। तो जैसे यहां से हम लोग जनरली वर्टिकल डायरेक्शन से क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, फिर उस टाइम को अलग अलग जगह पे पुट करके हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं। इसको याद रखना, टाइम हमेशा ही वर्टिकल डायरेक्शन से आएगा, टाइम फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ पर्सन ट्राइज टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 मीटर पर सेकंड, द पर्सन ट्राइज टू मूव वर्टिकली टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। तो जिधर भी रिवर फ्लो कर रहा है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। फाइंड टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, ड्रिफ्ट कितना होगा एंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलो पॉज करो, सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो। कर लिया? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिवर है और रिवर का विड्थ दे रखा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का विड्थ। अब वो जाना ऐसे चाह रहा है बट ऐसे पहुंच जाएगा, इधर की तरफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ये रिवर का वेलोसिटी है, तो इधर उसका स्टिल वाटर में, इधर रिवर के डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा v पर्सन का विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द शोर। क्लियर? तो ये v हो जाएगा रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब यहां पे देखते हैं
पता वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। इस v का वर्टिकल कंपोनेंट तो 10 है, इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 5 है, या पैरेलल कंपोनेंट 5 है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 है। तो टाइम के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में डिस विड्थ बाय v परपेंडिकुलर, तो t आ जाएगा विड्थ 1000 बाय परपेंडिकुलर विच इज 10, तो ये आ गया 100 सेकंड्स। 100 सेकंड लगेगा उसको क्रॉस करने में। क्या 100 सेकंड तक वो आगे भी गया है? हाँ भाई आगे गया है 100 सेकंड तक। तो आगे कितने वेलोसिटी से गया है 100 सेकंड तक? 5 मीटर पर सेकंड से गया है। तो x will be equals to velocity parallel into time, तो x will be equals to 5 into time जो कि है 100, तो x आ जाएगा हमारे पास 500 मीटर्स। क्लियर? अब बता वो एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल कितने वेलोसिटी से गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन? v वेलोसिटी से गया है व्हिच इज 5√5, तो एक्चुअली वो 5√5 से गया है और कितने टाइम तक गया है? 100 सेकंड तक गया है 5√5 से। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसको s ले लेते हैं, तो s will be equals to v into t और s will be equals to 5√5 into 100, तो ये आ रहा है देख 500√5 मीटर्स। ये आ रहा है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पर्सन। ठीक है, एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए ये तो 1000 आ गया है, ये x कितना आएगा 500। क्या तुम्हें यहां पर दिख रहा है ये जो s है ना, देख ये जो s है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। तो s will be equals to √1000 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। तो यहां से अगर तुम 500 यहां से कॉमन ले लोगे तो 500 into √5 ही आ जाएगा। तो चाहे तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, नेट वेलोसिटी इनटू टाइम या फिर ये डिस्टेंस दोनों का रिजल्टेंट, दैट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस ट्रैवल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों का रिजल्टेंट वही हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। नोट करो। चलो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है? विड्थ दे रखा है 1.6 किलोमीटर, vb वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ये vb दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्ट्रेट नहीं जाना चाह रहा, ये एट एन एंगल 37 डिग्री पे जाना चाह रहा है। फाइंड टाइम, ड्रिफ्ट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया? चल देखते हैं। अब पहले क्या करना है, vb एंड vr दे रखा है 6, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा? नेट वेलोसिटी होगा ये vb और vr दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा v क्या होता है vb प्लस vr दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है। उस केस में इजी था क्योंकि vb और vr के बीच में एंगल हमें पता था 90 है, पर यहाँ पे वो एंगल 90 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, vb का कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो देख vb इधर ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड और ये एंगल हमें दे रखा है 37 डिग्री। तो vp 20 cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड एंड 20 sin 60, तो इधर की तरफ आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। एंड vr एक और है, इधर की तरफ आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और ऐड हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी जो काम 20 कर रहा था वही काम कौन करेगा, 16 एंड 12 मिलके करेगा। तो 20 को अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v वर्टिकल, अब जो नेट वेलोसिटी आया v वो क्या है 16 12 6, सबका रिजल्टेंट ही तो v है। उस v का वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना है 16 मीटर पर सेकंड है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन सा है 12 प्लस 6 व्हिच इज 18 मीटर पर सेकंड। देखो इसलिए मैं बोल रहा था कि हमेशा जरूरी नहीं है वर्टिकल vb के बराबर हो, या हमेशा जरूरी नहीं है कि पैरेलल vr के बराबर हो। देख इसमें नहीं हो रहा, हो सकता है ना कि वो एक एंगल पे जा रहा हो, तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए इस हिसाब से निकालेंगे। तो वर्टिकल आ गया हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1.6 किलोमीटर। तो बता टाइम क्या होता है d बाई v वर्टिकल या v परपेंडिकुलर। तो d हमें दे रखा है 1600 अपॉन 16, तो यहां से आ गया हमारे पास 100 सेकंड्स। कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में 100 सेकंड लगेगा, और 100 सेकंड में वो कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी v तो इधर है, तो उसका ड्रिफ्ट आ जाएगा। ये ड्रिफ्ट हमारा x हो जाएगा, और इस ड्रिफ्ट को, दिस इज द फर्स्ट सेकंड ड्रिफ्ट, x विल बी इक्वल्स टू
v पैरेलल इनटू टाइम। ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पांसिबल है? v पैरेलल है, कितने टाइम तक जाएगा? 100 सेकंड तक ही तो जाएगा आगे की तरफ। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 18 into 100 which is equals to 1800 मीटर। थर्ड, अब जो डिस्टेंस है वर्टिकली गया है 1600, हॉरिजॉन्टली गया है 1800, या तो फिर तुम क्या करो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। तो इधर की तरफ हमारा कितना है 1600, इधर की तरफ 1800, दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी रूट अंडर 1600 का होल स्क्वायर प्लस 1800 का होल स्क्वायर। तो ये देख 100 बाहर आ गया, रूट अंडर 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस 18 का होल स्क्वायर 324। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। समझ आया परपेंडिकुलर पैरेलल कैसे निकालना है और कैसे सॉल्व करना है? नोट डाउन करो। अच्छा, तो हमने देखा कि ड्रिफ्ट कैसे निकालना है, हमने देखा कि टाइम कैसे निकालना है, हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे निकालना है। अब यहां पे एक और केस है, देख कि एक ये रिवर है विद उसका विड्थ d है। अब ये पर्सन यहां से स्टार्ट कर रहा है a वाले पॉइंट पे, वो पहुंचना चाहता है b वाले पॉइंट पे। तो b वाले पॉइंट पे उसका घर है, ठीक है, b वाले पॉइंट पे उसका घर है और वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था और पहुंच गया वो c पर। तो vb is the velocity of the boat इधर की तरफ, vr is the velocity of the river और वो पहुंच गया c पर। तो भाई वो c पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, उसके घर वालों ने उसको बहुत डांटा कि तुम्हें यहाँ डायरेक्ट घर आना था, तुम यहाँ पे कैसे पहुंच गए? फिर उसको पैदल चल के आना पड़ता है। फिर उसने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि डायरेक्ट मैं घर तक पहुंच जाऊं। तो उसने सोचा कि अगर मैं इधर की तरफ जाने की कोशिश करता हूं तो ड्रिफ्ट बढ़ जाता है, क्यों ना मैं इधर की तरफ जाने की कोशिश करूं, तो हो सकता है मैं बी पे ही पहुंचूं। मतलब सोच के देख कि बोट जाने की कोशिश ऐसे करेगा और जाएगा स्ट्रेट, ऐसे ही जाने की कोशिश करेगा और जाएगा स्ट्रेट। तो वो कुछ ऐसे एक एंगल पे जाने की कोशिश करेगा और पहुंच जाएगा वो अपने घर पे स्ट्रेट। तो एंगल पे अगर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इधर की तरफ होगा VB, इस डायरेक्शन में होगा हमारा VP। तो ऐसे ये हो गया हमारा VP और ये हमारा एंगल आ गया थीटा, और इधर की तरफ है हमारा VR। अब देख VP को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो। अच्छा बता नेट वेलोसिटी क्या होगा? V जो नेट होगा दैट इज इक्वल्स टू VB प्लस VR होता है, ये तो होता है नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट। और वो नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट डायरेक्ट अगर पहुंच रहा है तो नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट वर्टिकल होना चाहिए, ये समझ में हमें आ रहा है। अब हमने देखा कि VP का दो कंपोनेंट किया, तो ये हो गया VP cos थीटा, VP cos थीटा, और इधर की तरफ हो गया VP sin थीटा, VP cos थीटा एंड VP sin थीटा, ये दो कंपोनेंट हो गया। अब सोच के देख VP का काम कौन कर रहा है? VP cos थीटा एंड VP sin थीटा मिलके कर रहा है। तो अगर मुझे VB प्लस VR निकालना है तो मैं क्या करूंगा? VP cos थीटा, VR एंड VP sin थीटा, इन तीनों को ऐड करूंगा। और अगर इन तीनों को ऐड करने पर नेट इस डायरेक्शन में हो, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब कि बोट स्ट्रेट जा रहा है। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में तभी हो सकता है अगर VP sin थीटा और VR सेम हो। तो देख अगर VP sin थीटा और VR सेम हो गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी जीरो हो गया बोट का, तो बोट का तो एक ही वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आया? तो यहां पे अगर तुझसे पूछे कि नो ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? VB sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू VR। तो VB sin थीटा इज इक्वल्स टू VR और sin थीटा इक्वल्स टू VR बाय VB और थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स VR बाय VB, क्या हमारा आ जाएगा थीटा। तो अगर वो इस एंगल थीटा पे जाने की कोशिश करेगा उस केस में VB का एक कंपोनेंट VR को कैंसिल आउट कर देगा। जैसे कैंसिल आउट हो गया, एक ही कंपोनेंट बचा और वो स्ट्रेट चला गया। इस केस में बता टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा d बाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट और यहां पे V परपेंडिकुलर, और वो खुद V परपेंडिकुलर हमारा V ही है जो कि VB cos थीटा है। तो d बाई VB cos थीटा,
ये हो जाएगा। तो अगर कोई एंगल पे जाएगा, चाहे वो इधर की तरफ एंगल, चाहे वो इधर की तरफ एंगल, तो देख वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वीपी cos थीटा होगा। चाहे इधर एंगल, चाहे इधर जाने की कोशिश करे, वीपी cos थीटा होगा। तो उसका टाइम क्या आएगा, d बाई वीपी cos थीटा। अगर स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा तो, अगर स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा है तो, जो फर्स्ट केस बताया था, अगर स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा है तो टाइम लग रहा है d बाई वीपी। अब सोच के देख, ये वाला टाइम अगर t1 है, t1 ले ले, और इस टाइम को ले ले t2, तो यहां से देख सकता है वीबी cos थीटा, ये वीबी का एक कंपोनेंट है, ये जरूर वीबी से तो कम ही होगा, तो वीबी विल बी ग्रेटर देन वीबी cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम ही 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम जब 1 हो जाएगा तो वीबी, नीचे वाला कंपोनेंट वीबी हो जाएगा, और नहीं तो वीबी cos थीटा वीबी से कम होगा, तो डिनोमिनेटर कम मतलब पूरा वैल्यू ज्यादा होगा, तो t2 विल बी ग्रेटर देन t1। भले ही इस केस में हमारा जो बोट है वो स्ट्रेट जा रहा है, भले ही वो स्ट्रेट जा रहा है पूरा का पूरा, बट भले वो स्ट्रेट जा रहा है और उसको डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट इस केस में उसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसको याद रखना, भले ही ड्रिफ्ट नहीं है बट टाइम ज्यादा लग रहा है। उस केस में भले ही ड्रिफ्ट था बट वो मिनिमम टाइम में पहुंच रहा था। तो नोट करके लिख लेना, जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था वो मिनिमम टाइम के लिए था। मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, पहुंचेगा यहां पे, बट मिनिमम टाइम होगा। इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, ड्रिफ्ट 0 होगा, बट इस केस में उसका टाइम ज्यादा लगेगा। नोट डाउन करो। चलो देखो, यहां पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ बोट हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर, द रिवर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, what should be the angle made by the boat with the river flow so that the drift is minimum? What is the time taken by the boat to cross the river? चलो पॉज करो और ट्राई करो। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि ये हमारा रिवर है, वैसे रिवर का विड्थ भी देना चाहिए। विड्थ इज 400 मीटर्स, ये भी है, विड्थ इज 400 मीटर्स। अब एक बार ट्राई कर ले, तो आई थिंक टाइम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको ट्राई कर लो। कर लिया? तो विड्थ जो हमें d दे रखा है वो कितना दे रखा है, 400 मीटर्स। अब रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकंड। तो इसके वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए बोट कुछ इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा 10 मीटर पर सेकंड से। अब इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 10 cos थीटा, और इधर की तरफ 10 sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं 10 sin थीटा बराबर 6। अगर 10 sin थीटा ने 6 को कैंसिल आउट कर दिया तो कौन सा बचा, 10 cos थीटा बचा, जो बोट को स्ट्रेट लेके जाएगा विदाउट एनी ड्रिफ्ट। तो बोट ए से लेके बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो यहां से देख sin थीटा बराबर 6/10 और sin थीटा बराबर 3/5। अब ये 3/5 कौन सा एंगल के लिए, वैल्यू थीटा का 3/5 होता है साइन का, तो थीटा विल बी 37 डिग्री। वैल्यू चेक कर लो, साइन 37 का वैल्यू 3/5 भी होता है। कर लिया? अच्छा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हमारा v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 10 cos थीटा व्हिच विल बी इक्वल टू 10 cos 37, और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो दिस विल बी 10 into 4/5। तो ये देख हमारे पास आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसका 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो जो पर्सन यहां पर है वो क्या देख रहा है, बोट 8 मीटर पर सेकंड से डायरेक्टली ए से बी की तरफ जा रहा है, यही ये पर्सन भी देख रहा है। अब अगर वो स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, तो उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम विल बी आवर d by v परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे t बराबर d जो है 400/8, तो t हमारे पास आ जाएगा देख 50 सेकंड्स। तो उसको 50 सेकंड लगेगा क्रॉस करने में, ड्रिफ्ट हमारा 0 होगा। अब यहाँ पे एंगल निकालते हैं, तो एंगल कितना आया, 37 डिग्री,
तो हम लोग जो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द बोट विद द रिवर फ्लो, व्हाट इज द एंगल, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 37 डिग्री। अगर तुम थीटा 37 डिग्री लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। नहीं पूछा क्या, व्हाट शुड बी द एंगल मेड बाय द बोट विद द रिवर फ्लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोट कैसे जाने की कोशिश करा, ऐसे ये एंगल थीटा रिवर फ्लो के साथ नहीं है, रिवर फ्लो के साथ ये पूरा एंगल है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा एंगल है रिवर फ्लो के साथ, ये एंगल अल्फा है। तो अल्फा इज द एंगल व्हिच इज मेड बाय द बोट विद द रिवर फ्लो, इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे गलती होता है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा होगा वो कितना होगा 90 प्लस थीटा, और अल्फा विल बी 90 प्लस 37 व्हिच इज 127 डिग्री। देखिए तो दिस विल बी द सॉल्यूशन, नोट करो। अच्छा चल देख, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये एकदम सेम है बस डेटा चेंज है। डेटा क्या चेंज है, अ बोट हैज अ वेलोसिटी, अब बोट का वेलोसिटी है, एक काम कर बोट का वेलोसिटी ले ले 10 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 20 मीटर पर सेकेंड। बस मैंने डेटा चेंज कर दिया है, बोट का वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड एंड द रिवर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द एंगल मेड बाय द बोट with the river flow so that the drift is minimum? What is the time taken by the boat to cross the river? width दे रखा है तुझे, चलो पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, चल देखते हैं तो प्रॉब्लम हुआ होगा क्वेश्चन में। चल देखते हैं, width जो d दे रखा है वो कितना दे रखा है 400 मीटर। अब बोट की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और रिवर की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मान ले कि एंगल थीटा पे जा रहा है तो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, तो थीटा पे तो जाने की कोशिश किया तो इधर वाला 10 cos थीटा और ये वाला 10 sin थीटा, क्या गया। अब तुम क्या करोगे 10 sin थीटा बराबर 20, तो अगर तू देखेगा ना यहां से तो sin थीटा बराबर 2 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है sin थीटा 2 होना? पॉसिबल ही नहीं है भाई, sin थीटा 2 कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि 10 का एक कंपोनेंट है ना 10 sin थीटा, अरे भाई 10 का कंपोनेंट तो 10 से तो कम होगा, तो 10 का कोई कंपोनेंट क्या 20 को कैंसिल आउट कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो इस केस में बोट का जो कंपोनेंट है वो रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर नहीं पा रहा है, मतलब बोट का अब ड्रिफ्ट होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बोट की वेलोसिटी इतना सफिशिएंट है ही नहीं कि विदाउट ड्रिफ्ट वो जा पाए यहां से लेके यहां तक। तो ड्रिफ्ट तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा ही, वो निकालेंगे कितना ड्रिफ्ट आएगा, क्योंकि क्या पूछा है रिवर फ्लो सो दैट द ड्रिफ्ट इज मिनिमम, हमें ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, जीरो करना इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो हर केस में जो ड्रिफ्ट जीरो हो ये जरूरी नहीं है। कब नहीं पॉसिबल है? जब बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम हो जाए, तब ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, जीरो ड्रिफ्ट के साथ जाना पॉसिबल नहीं होगा, नोट डाउन कर लेना। तो अब देखते हैं, तो मान लेते हैं चल इधर की तरफ, तो ये तो हमारा नहीं हुआ, मान लेते हैं कि वो इस एंगल थीटा पे ही जा रहा है और इस थीटा के लिए ड्रिफ्ट मिनिमम हो रहा है, मान लेते हैं उस थीटा को निकाल लेते हैं, वही तो निकालना है। तो यहां पे ड्रिफ्ट जीरो नहीं ले रहे, क्या ले रहे, ड्रिफ्ट मिनिमम हो रहा है। ये x निकालेंगे और x का मिनिमम वैल्यू किस थीटा के लिए आएगा वो चेक करेंगे। तो देख हमने देखा कि इधर की तरफ 10 sin थीटा, इधर की तरफ 20, ऑब्वियसली ये वाला वेलोसिटी तो ज्यादा होगा ही। तो अब यहां पे देख कि जो बोट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितना है 10 cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 sin थीटा। यहां से देख कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 sin थीटा। अब बताइए क्रॉस जो करेगा कौन सा वाले कंपोनेंट की वजह से करेगा 10 cos थीटा, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 400 बाई 10 cos थीटा। कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, ये समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया t बराबर 40 बाई cos थीटा, इतना टाइम उसको लग रहा है। क्या इतने टाइम तक उसमें ड्रिफ्ट भी आ रहा है?
तो x कैन बी रिटन एज v पैरेलल इनटू टाइम, और x कैन बी रिटन एज v पैरेलल है, देख यहां से तू 10 कॉमन ले ले, तो 10 इंटू 2 माइनस साइन थीटा इंटू 40 बाई कॉस थीटा, ये हमारे पास x आ गया। तो ये x का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो x हमारे पास आ रहा है 10 और 40 मिलके 400 इंटू 2 बाई कॉस थीटा, तो 2 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। ध्यान से देखिए ये 2 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर लो, तो इसको लिख ले 2 बाई कॉस थीटा माइनस साइन बाई कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास जो x आएगा वो आएगा 400 इंटू ये जो है 2 बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकता है तो 2 सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आ जाएगा हमारे पास tan थीटा। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x का मिनिमम वैल्यू। तो x का मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो जो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में वो आएगा देख dx by d थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो तो 400 कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 sec थीटा, 2 sec थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा। जब भी मिनिमम वैल्यू निकालना होता है क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे, क्योंकि हमें x और थीटा वाले कर्व का स्लोप चाहिए, जहां पर भी स्लोप 0 होगा वहीं पे वैल्यू मिनिमम आता है। तो यहां से देख 400, तो ये तो कट गया, यही वाला हमारा 0 हो सकता है। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, देख sec थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहां पे इधर क्या बचेगा 2 tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 0, ये 400 उधर गया 0 हो गया। अब यहां पे देख या तो फिर sec थीटा 0 है या तो फिर ये वाला टर्म 0 है। क्या sec थीटा 0 हो सकता है? sec थीटा 0 हो ही नहीं सकता, sec थीटा कैन नॉट बी 0, ये 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसका वैल्यू या तो फिर 1 से ज्यादा होता है या तो फिर -1 से कम होता है। तो sec थीटा तो 0 नहीं हो सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, 2 tan थीटा माइनस sec थीटा को। अगर 2 tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 0 है तो यहां से देख 2 tan थीटा बराबर sec थीटा, और tan थीटा को लिख लो 2 sin थीटा बाई cos थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। तो यहां से देख, यहां से जो आ रहा है हमारा cos थीटा कट जाएगा, तो देख sin थीटा बराबर आ रहा है हाफ। देखो sin थीटा बराबर हाफ आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू दिख रहा होगा, थीटा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। यहां तक पहले अच्छे से नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन रब कर दो। चलो, तो थीटा हमारे पास आ गया, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। तो थीटा हमारे पास देख आ गया 30 डिग्री। तो अगर थीटा 30 डिग्री है, ये वाला थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो एक्चुअल एंगल जो पूछा है व्हाट शुड बी द एंगल मेड बाय द बोट विद द रिवर फ्लो, तो जो एंगल होगा वो ये पूरा का पूरा एंगल होगा अल्फा, और वो अल्फा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। दिस इज द आंसर, एंगल मेड बाय द बोट सो दैट ड्रिफ्ट इज मिनिमम, द एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर है? देख लो अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। चलो भाई, एक चीज तो हमें पता है। अब बता, ये जो हमारा v परपेंडिकुलर है, थीटा तो आ गया 30 डिग्री, तो हमारा जो v परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा 10 cos 30 और 10 into √3 by 2 which is equals to 5√3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा वेलोसिटी है v परपेंडिकुलर। तो हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा विड्थ d by v परपेंडिकुलर which is equals to 400 by 5√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 by 5 which is 80 by √3 seconds. This will be the time required to cross the river with minimum drift.
अच्छे से समझ के नोट डाउन करो एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो स्टार मार्क कर लो। चलो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। समझते हैं क्या बोला है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट शोर। तो जितना शोर से दूर जाएंगे उतना वेलोसिटी बढ़ेगी। द वेलोसिटी एट द शोर इज 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रिवर 0 है। एंड द वेलोसिटी एट द मिडिल इज v0, यहाँ पे मिडिल में मैक्सिमम है जो कि है v0। अ बोट हैज अ वेलोसिटी v एंड ट्राइज टू मूव परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। तो बोट ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज द टोटल ड्रिफ्ट, टोटल हमारा ड्रिफ्ट कितना होगा ऑन क्रॉसिंग द रिवर। पॉज करो, ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई। चलो देखते हैं आप इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें रिवर की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हमें थोड़ा अलग अप्रोच से करना है। समझते हैं पहले तो यहां पे पहले तो रिवर के मिडिल में वेलोसिटी है v0, तो ये डिस्टेंस दे रखा है d/2। तो मान लेते हैं कि x दूरी पर उसकी वेलोसिटी है v डैश। x दूरी पर कितनी वेलोसिटी है v डैश, और ये जो v डैश होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा x उतना ज्यादा v डैश। एंड प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ पे वो कांस्टेंट k है। तो v डैश इक्वल्स टू k इनटू x। अब हमें इस k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू चाहिए तो हमें एक वैल्यू पता है, अगर x का वैल्यू d/2 हो जाए, अगर x का वैल्यू d/2 हो जाएगा तो v डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा v0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, v0 बराबर k इनटू d/2। तो यहां से देख k का वैल्यू आ रहा है 2v0/d, ये हमारा k का वैल्यू आ गया 2v0/d। तो यहां से मैं v डैश को लिख सकता हूं 2v0/d into x। This is the velocity of the river which is varying with distance x। क्लियर है। अब मैं x दूरी पे जाके वेलोसिटी तो आ गया रिवर का, अब मैं बहुत छोटा सा एक रिवर का पार्ट ले रहा हूं x दूरी पे जाके। ये बहुत छोटा सा पार्ट है dx, x पे जाके एक बहुत छोटा सा पार्ट dx। अगर इसको हम लोग एनलार्ज करके देखेंगे तो ये ऐसे आएगा, देख ये पूरा पार्ट है जो कि है dx। अब ये बहुत छोटा सा पार्ट dx लेने का फायदा क्या हुआ कि यहां पे x दूरी पे जाके बहुत छोटा सा पार्ट dx अगर मैं लेता हूं तो इस छोटे से पार्ट पे मैं वेलोसिटी ऑफ द रिवर को कांस्टेंट मान सकता हूं। मैं ये मान सकता हूं कि इस छोटे से पार्ट में वेलोसिटी ऑफ द रिवर चेंज नहीं होगा, बहुत नेग्लिजिबल। तो उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इस पूरे पार्ट पूरे dx में वेलोसिटी ऑफ द रिवर कांस्टेंट मान सकता हूं। और कितना मान सकता हूं, v डैश मान सकता हूं, क्योंकि यही वेलोसिटी है x दूरी पर। तो इस पूरे पार्ट में वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज कांस्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन जो हमारा पुराना क्वेश्चन है वैसा ही हो गया। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर तो कांस्टेंट है और वो कितना है v डैश है। अब मान लो कि ये dx विड्थ का एक रिवर है, रिवर का ही पार्ट है, तो dx विड्थ का एक रिवर मान ले और वेलोसिटी ऑफ द बोट इज v। अब यहां पे देख जो हमारा टाइम लगेगा, अगर विड्थ है dx, बोट की वेलोसिटी v है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो टाइम क्या लगेगा dx/v, विड्थ अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो इस केस में जो हमारा ड्रिफ्ट होगा छोटा सा, इसको ले लेते हैं ds। तो जो छोटा सा ड्रिफ्ट होगा यहां से लेके यहां तक इस छोटे से dx थिकनेस में, वो ड्रिफ्ट हो जाएगा v डैश इनटू t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से हमारे पास जो ds छोटा सा ड्रिफ्ट आएगा वो आ जाएगा v डैश व्हिच इज 2v0/d इनटू x इनटू t का वैल्यू पुट कर दे dx/v। दिस विल बी द छोटा सा ड्रिफ्ट इन दिस छोटा सा थिकनेस dx। तो ये ड्रिफ्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, देख इन्हीं छोटे पार्ट्स के छोटे ड्रिफ्ट्स को ही ऐड अप करना है यहां से लेके मिड तक। तो छोटे अगर ड्रिफ्ट्स को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने का तरीका होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो यहां पे इसी ड्रिफ्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स अभी नेक्स्ट पार्ट में पुट करूंगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये देख ds इंटीग्रेशन छोटे से ड्रिफ्ट, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा 0 से लेके s तक, यहां से मिडिल तक इंटीग्रेट करें बराबर वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे देख x वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें v0 d v ये सब हमारा कांस्टेंट है। तो वो सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2v0
बाई डी इंटू वी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। इस d से इस d को कैंसिल मत कर देना। ये dx विड्थ बता है छोटा सा, ये d टोटल विड्थ है, दोनों अलग अलग है। dx डिफरेंशिएशन वाला d है, इसको कैंसिल मत कर देना। तो यहां से x dx का इंटीग्रेशन, अब x जो है हम इंटीग्रेट यहां से लेके यहां तक कर रहे हैं मिड तक, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके d/2 तक मिड तक, तो 0 से लेके d/2 तक। तो ये हमारा s बराबर 2v0 बाई d इंटू वी इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से d/2 तक। अब यहां पे देख 2 से 2 हमारा कट गया, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन आया s बराबर आ गया देख v0 लिमिट पुट कर दो d²/4 इंटू d इंटू वी, तो d से एक d कट गया, तो ये आ गया हमारे पास s बराबर v0d/4v। ये देख रहा है v0d/4v इज द ड्रिफ्ट, यहां से लेके यहां तक का ड्रिफ्ट है। अब यहां पे देख मैंने मिड तक का ड्रिफ्ट निकाला, बट उसको ये भी तो पार्ट ट्रैवल करना है, और इस पार्ट में भी रिवर की वेलोसिटी वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे इस पार्ट में चेंज हो रहा था। इस पार्ट में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इस पार्ट में ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। यहां पे जो बोट की वेलोसिटी थी वही बोट की वेलोसिटी यहां पर भी है। रिवर की वेलोसिटी इस पार्ट में सेम है, बोट की वेलोसिटी दोनों पार्ट में सेम है, तो ड्रिफ्ट भी इस पार्ट में जितना होगा इस पार्ट में भी उतना ही तो होगा। तो जो हमारे पास टोटल ड्रिफ्ट आएगा, टोटल ड्रिफ्ट दैट विल बी 2 into s, इसी को डबल कर देंगे, तो जो टोटल ड्रिफ्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा v0d/2v। दिस इज द आंसर, टोटल ड्रिफ्ट। अच्छे से देख लो सॉल्यूशन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा रेन ड्रॉप प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम। क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेना। आज का लेक्चर यहीं तक।